अब मान लिया हमने एक केस लिया, केस 3, फिर दोबारा a इंटू बी बराबर c। ए तो फिर वैसे ही जा रहा है 100, 10, 1, 10⁻⁻1, 10⁻²। ये ठीक है। इस बार मान लिया ये ऐसे जा रहा है 7, 7 इंटू 10, फिर 7 इंटू 10², फिर 7 इंटू 10³ 7 इंटू 10⁻⁴ एंड सो ऑन। ठीक है। ये ए का नंबर ऑब्जर्व करो, वापस 0 को जा रहा है। बी का नंबर हम ऑब्जर्व करें तो वापस इन्फिनिटी को जा रहा है। बट इस बार प्रोडक्ट कितना जा रहा है? ये कितना हो गया 700, ये कितना हो गया 700, ये कितना हो गया 700, फिर ये कितना हो गया 700 एंड सो ऑन। तो इस बार ये कहाँ जा रहा है? इस बार जो सी है वो तो जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें वो 700 की तरफ जा रहा है, मतलब 700 है। ठीक है। तो बेसिकली क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हमने ये बोला कि यहाँ पे हमने ये बोला कि अगर मान लिया ए 1 को जा रहा है, बी 7 को जा रहा है, तो प्रोडक्ट 7 को जाएगा। ए अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, बी 2 को जा रहा है, तो प्रोडक्ट इन्फिनिटी को जाएगा। अगर दोनों इन्फिनिटी को जा रहा है तो भी ऑब्जर्वेशन से मैं बता सकता हूं कि ए और बी चाहे कोई भी फंक्शन हो, आंसर इन्फिनिटी को ही जाएगा। ये जो पहले हमने 3 केस लिस्ट किए हैं, इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फंक्शन, मतलब ए और बी की जगह हम एक्स का कोई भी एक्सप्रेशन लिखें, अगर उसका टेंडेंसी ये है तो फिर हम आंसर ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। हमें फंक्शन जानने का जरूरत नहीं है कि कौन सा फंक्शन है, ये जानने की जरूरत नहीं है पहले 3 केसेस में। फोर्थ केस में क्या है कि एक आंसर 0 को जा रहा है और एक इन्फिनिटी को जा रहा है। तो हमने बोला कि हम सिंपल आईक्यू से इसको ऐसे एनालाइज करने की कोशिश करें कि पहले वाले से हमने पूछा कि आंसर कहाँ जाना चाहिए, तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू आया कि आंसर 0 को जाना चाहिए बिकॉज वो खुद 0 को जा रहा है। दूसरे वाले से हमने पूछा कि तू बता भाई आंसर किधर जाना चाहिए, तो वो बोला कि आंसर इन्फिनिटी को जाना चाहिए क्योंकि वो खुद इन्फिनिटी को जा रहा है। ये ठीक है। उसका मतलब क्या है, कोई कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट नहीं आ पाया हमारे पास, मतलब हम ये नहीं बता पाए, कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आ पाया, हम ये नहीं बता पाए कि आंसर कहाँ जाएगा जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। मतलब पहले 3 केसेस में तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 7 को जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। इस बार आई कैनॉट राइट डाउन। वाई आई कैनॉट राइट डाउन? बिकॉज दैट इज नॉट डिटर्मिनेंट, क्योंकि आंसर कहीं पे भी जा सकता है रियलिटी में, जैसे अभी हमने 3 केसेस में करके दिखाया। एक केस में हमने बोला कि आंसर 0 को जा रहा है, ये ठीक है। दूसरे केस में हमने दिखाया कि आंसर इन्फिनिटी को भी जा सकता है, और तीसरे केस में हमने दिखाया कि आंसर कहीं जावा नहीं रहा है, एक फिक्स नंबर 700 है हमेशा। उसका मतलब क्या है कि इस बार आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। आंसर ये बताने के लिए हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है। मतलब वैसे अगर हम इसके पीछे लॉजिक में जाएं कि फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है कि ए तो लगातार घट रहा है, जैसे ए तो लगातार डिक्रीज हो रहा है, बी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इसकी तरफ बी की वजह से तो बढ़ना चाहिए और ए की वजह से घटना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है कि ए के जो घटने का रफ्तार है, ये ठीक है, या फिर रेट है, और जो बी के बढ़ने का रेट है उसमें से कौन डोमिनेट कर रहा है। मतलब जैसे अगर मैं इस पहले एग्जाम्पल पे जाऊं, ये जो हमने यहाँ पे केस 1 लिखा है, इसमें ए के जो घटने का रेट था वो 1/10 होता जा रहा था, और जो बी के बढ़ने का रेट था वो तो एक एक जुड़ रहा था, टाइम्स नहीं हो रहा था, वो एक एक ऐड हो रहा था। मतलब बी तो आराम आराम से बढ़ रहा है और ए शार्पली डिक्रीज हो रहा है बी के कंपैरिजन में। तो अगर ए शार्पली डिक्रीज हो रहा है तो उसने क्या किया, पूरे प्रोडक्ट को अपनी तरफ खींच लिया और 0 की तरफ चला गया आंसर, ये ठीक है, जो यहां पे आया। सेकंड केस में क्या हो रहा था, ए का रेट तो वही है, वो अभी भी 10 टाइम्स बढ़ रहा है, सॉरी 10 टाइम्स घट रहा है, ए अभी भी 1/10 होता जा रहा है। बट इस बार बी क्या है, बी 100 के मल्टीपल से बढ़ रहा है कि कुछ, फिर उसका 100 टाइम्स, फिर उसका 100 टाइम्स। तो इस बार क्या है कि बी के रेट जो है, या बी की जो रफ्तार है बढ़ने की, वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, या रेट बहुत ज़्यादा है। तो उसने क्या किया, उसने पूरे प्रोडक्ट को अपनी तरफ खींच लिया और आंसर को वो कहाँ लेके चला गया, इन्फिनिटी की तरफ। तीसरे वाले केस में जब हमने देखा कि ये 1/10 होता जा रहा है और ये 10 टाइम्स होता जा रहा है, 10 टाइम्स होता जा रहा है और वो 1/10 होता जा रहा है। तो इस बार जो दोनों का रेट है वो मैच कर गया। मतलब क्रूडली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जिस रेट से घट रहा है बी उसी रेट से बढ़ रहा है, बट जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कांस्टेंट टाइप आ गया, इसलिए आंसर कितना हो गया 700।
ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म हो गया, मतलब ये जो फॉर्म है ना कि हमें पता है 2 नंबर है, उसमें से एक जीरो को जा रहा है इनटू दूसरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इस प्रोडक्ट को मैं बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकता कि ये कहाँ जाएगा जब तक कि मेरे को फंक्शन नहीं बता दिया जाए कि पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन कौन सा है, फिर मैं उसको मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लेके आऊंगा कि आई वुड बी एबल टू सी बाय ऑब्जर्वेशन की अब आंसर कहाँ जा रहा है। मतलब इस फॉर्म में अगर लिखा हो तो मैं नहीं बता सकता आंसर कहाँ जाएगा। अगर मेरे को फंक्शंस बता दिया जाए कि पहले ए फंक्शन ये है, बी फंक्शन ये है, फिर उसको मैं मैनिपुलेट करके उस फॉर्म में लाऊंगा जहाँ पे मैं देख सकूँ कि ये अब कहाँ जा रहा है। ये ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म हो गया जिसमें हम डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन ये डिटरमाइन नहीं कर सकते विदाउट नोइंग द फंक्शन कि पूरा वैल्यू कहाँ जाएगा, ये ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, ये ठीक है। और उससे पहले हमने बोला था कि अगर एक मान लिया ये 2 को जा रहा है और दूसरा नंबर 0 को जा रहा है तो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा विदाउट नोइंग कि ये 2 को जाने वाला कौन सा फंक्शन है या फिर ये 0 को जाने वाला कौन सा फंक्शन है। विदाउट ये जाने कि ये कौन से फंक्शंस हैं, आई कैन कमेंट ऑन द आंसर के आंसर शुड गो टुवर्ड्स 0। ये ठीक है। अब ये 0 को जा रहा है तो मैंने बाय ऑब्जर्वेशन ही बता दिया कि आंसर कहाँ जाना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट फॉर्म, राइट। तो ये जो पहले वाला है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। तो क्रूड लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं डिटर्मिनेंट फॉर्म और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बीच में अंतर क्या है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बीच में अंतर ये है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में तो मैं ऑब्जर्वेशन से ही बता सकता हूँ कि आंसर कहाँ जाएगा, IQ से बता सकता हूँ आंसर कहाँ जाएगा। उसके लिए मेरे को एग्जैक्ट फंक्शन जानने का जरूरत नहीं है। अगर मेरे को ये पता लग जाए कि पहला और दूसरा नंबर कहाँ जा रहा है रेस्पेक्टिवली तो मैं बता सकता हूँ। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आई कैनॉट गिव द आंसर, आई हैव टू मैनिपुलेट इट, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म, देन ओनली आई वुड बी एबल टू गिव द आंसर। सही। तो जो लिमिट का इसेंशियली जो लिमिट का पूरा चैप्टर है, अगर हमें किसी का भी लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए दिया गया है तो उस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि वो डिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट का फॉर्म का मतलब क्या है कि क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शन आया क्या। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आया तो उसका मतलब क्या है कि अब तो उसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अब तो उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया और लास्ट में आके आंसर बता दिया। अगर मान लिया जो उसने क्वेश्चन दे रखा है वो पहले से ही डिटर्मिनेंट फॉर्म में है तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, फिर ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को पहचानेंगे कैसे। फॉर आर पर्पज इस चैप्टर में मैक्सिमम 6-7 तरह के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएंगे विच वी विल लिस्ट, वो अभी हम लिस्ट करेंगे एक के बाद एक के ये फॉर्म्स होते हैं, ये ठीक है। और सिंपल IQ से तुम अपने आप ही बता सकते हो कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है, सिंपली। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि हम ऑब्जर्वेशन से ना बता पाए। ऑब्जर्वेशन से क्यों ना बता पाए, क्यों नहीं बता पाएंगे या क्यों नहीं बता पाए, उसका रीजन ये हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए कि एक तो बोला इधर जाना चाहिए, दूसरा बोला इधर जाना चाहिए, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो गड़बड़ है, ठीक है। तो हमारा पहला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या हो गया, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये ठीक है।